हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 अर्थशास्त्र का पाठ 2 और पाठ का नाम आप देखो, संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स भी समझाऊंगा और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू चैप्टर की भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश हम करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है। प्रश्न एक देखो, संसाधन के रूप में लोग से क्या समझते हैं आप। ठीक है, तो देखो, संसाधन के रूप में लोग ये हमारे चैप्टर का ही नेम है और इसी में आपसे पूछ रखा है कि इस नाम जो है, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो। तो देखो, देश के लोग उसके मूल्यवान साधन होते हैं। अब देखो, देश के अंदर जितने भी साधन हमारे पास होते हैं वो साधन किसी काम के नहीं है जब देश के अंदर लोग नहीं है। ठीक है, अब जब लोग होंगे तो लोग ही तो संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यदि वह स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल हों। ठीक है, और वो जो लोग हैं वो एकदम स्वस्थ भी होने चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, उनके अंदर दिमाग, ठीक है, समझने की क्षमता, हर चीज़ होनी चाहिए, और कुशल भी होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। मानवीय साधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। अब देखो, अगर मानवीय साधन ना हो तो उसके बिना कोई भी आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं हो सकती, और यह श्रमिक, प्रबंधन एवं उद्यमी के रूप में सभी आर्थिक क्रियाओं में कार्य करता है, और इस प्रकार यह उत्पादन का अभाज्य साधन है। आगे देखो, प्रश्न 2 है आपके पास, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। जो मानव संसाधन है ना, वो भूमि एवं भौतिक पूंजी से किस तरह से भिन्न है। तो देखो, आप देखो, मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों से निम्न आधार पर भिन्न है। जैसे कि देखो, मानवीय साधन उत्पादन का एक जीवित, क्रियाशील एवं भावुक साधन है। अब जो मानवीय साधन है ना, वो उत्पादन का एक वो जीवित है। ठीक है, जीवित, क्रियाशील एवं भावुक साधन। अब देखो, मानव के अंदर भावनाएं भी होती हैं, वो क्रियाशील यानी कि वो कार्य भी कर सकता है, और वो जीवित भी है। ठीक है, वो जीवन भी जीता है। तो ये सब चीज़ें हर एक चीज़ के अंदर नहीं होती। आगे देखो, मानवीय संसाधन कार्य करता है और अन्य साधनों को कार्यशील करता है। ठीक है, अब देखो, मानव ही एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे, मानव खुद एक संसाधन है। ठीक है, और वो क्या करता है, दूसरे जो साधन है उनको भी वो कार्यशील करता है, उनको वर्क में लाता है। ठीक है, मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। ठीक है, आगे देखो, मानवीय साधन श्रम, प्रबंध एवं उद्यमी के रूप में कार्य करता है। अब देखो, प्रश्न 3 आपको दिया है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब मानव पूंजी निर्माण में आपको शिक्षा की इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। मानवीय संसाधन एक देश की जनसंख्या को दर्शाता है। अब जो मानवीय संसाधन है वो एक देश में कितने लोग हैं उसको दर्शाता है। ठीक है, और उसके निवासियों की कुशलता, ठीक है, वो कितने मतलब स्किल्ड हैं, ठीक है, डेवलप्ड हैं, उत्पादकता, कौशल एवं दूरदर्शिता, ठीक है, फार साइडनेस को प्रदर्शित करती हैं। मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो, किसी भी कार्य को हमें करना होता है तो उसके लिए शिक्षा की बहुत जरूरी होती है। तभी बोलते हैं शिक्षा एक ऐसा हथियार है, अगर जिस आदमी के पास वो है वो कभी भी इस संसार में, ठीक है, बोलते हैं भूखा, या फिर मतलब ये है कि मतलब वो खाली नहीं रह सकता। ठीक है, उसने कोई ना कोई काम उसे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं शिक्षा जो है वो बहुत ही एक तगड़ी एक हथियार है। ठीक है, आगे देखो, शिक्षा सामान्य तकनीकी एवं चिकित्सा एवं समझ के स्तर का विकास करती है। शिक्षा से ही देखो, नॉर्मल जो तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, चिकित्सा होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में, मेडिकल में भी हमारी जो होती है वो स्तर एक विकसित होता है। ठीक है, शिक्षा के कारण ही यह मानवीय भंडार की क्षमता में भी अधिक उत्पादन के लिए वृद्धि करती है, और ये लोगों की मानसिक कुशलता को भी बढ़ाती है। अब जो शिक्षा होती है उसी से आदमी की जो मानसिक कुशलता होती है, ठीक है, यानी कि जो माइंड स्किल्स होते हैं वो भी उसके डेवलप होते हैं। आगे देखो, यहाँ पर आपके पास है प्रोफेसर स्ट्रोमिलियन। ठीक है, अब ये प्रोफेसर स्ट्रोमिलियन है, आपके चैप्टर के अंदर कोई आपको दिए होंगे। उनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा श्रम उत्पादकता में 40% में वृद्धि का कारण है, और द्वितीय शिक्षा में 10% एवं उच्चतम शिक्षा में 300%। ठीक है, आगे देखो, प्रोफेसर यहाँ पर देखो सैकॉम्स्की। ठीक है, तो अलग अलग प्रोफेसर के यहाँ पर जो कुछ निष्कर्ष हैं वो आपको दिए हैं, के अनुसार प्राथमिक शिक्षा ने विकास की प्रारंभिक अवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाई है, और विशेष रूप से कृषि के आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के तेज दर में। ठीक है, आगे देखो, शिक्षा निम्न स्तर से उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रभावपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा श्रमिकों में उच्चतम
आधुनिक तकनीकी, आगे देखो, तकनीकी का प्रयोग करने की कुशलता में वृद्धि करता है, जिससे पुराने संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके और शिक्षा लोगों के व्यवहार एवं आचरण, जिसे कि हम एटीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, उसको वो आधुनिक बनाता है, जो तेज आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अब इसी के कारण जो हमारा आर्थिक विकास है वो भी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय पूंजी का निर्माण करती है, जिससे वह चुनौती वाली कार्य, जैसे कि जो चुनौती वाले कार्य जो होते हैं उनको वो संभाल पाता है। आगे देखो, मानवीय पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, ठीक है। अब मानव पूंजी निर्माण में आपको स्वास्थ्य की, हेल्थ की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बतानी है, ठीक है, भूमिका क्या होती है उसकी। तो देखो, मानवीय पूंजी का एक आधारभूत तत्व स्वास्थ्य है। अब मानव की जो जितनी भी पूंजी होती है, ठीक है, मानव की पूंजी एक तरह से पैसा ही नहीं होता, ठीक है, उसका स्वास्थ्य भी होता है, ठीक है। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आदमी कुछ भी काम कर पाएगा। मानवीय पूंजी उत्पादन का एक आवश्यक तत्व है और सभी तकनीकी विकास के बावजूद भी मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। आगे देखो, आर्थिक विकास को तेज दर से प्राप्त किया जा सकता है और एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। अब एक पुरानी कहावत आपने भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि जो हेल्थी है आदमी, ठीक है, उसी का जो दिमाग है वो भी एकदम हेल्थी रहेगा, ठीक है। जब बॉडी मतलब हेल्थी नहीं है तो फिर आदमी दिमाग से कितना ही कुछ क्या कर लेगा, ठीक है। आगे देखो, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ मस्तिष्क को पैदा करता है, ठीक है। अब देखो, मस्तिष्क को जो है, मैं इसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता, ठीक है। आगे देखो, दोनों एक साथ मानवीय संसाधन की उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि करते हैं। आगे देखो, प्रश्न 5 है आपके पास, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। अब कोई व्यक्ति है वो जिंदगी में कितना भी कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी में उसकी स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी आदमी कोई भी कार्य कर पाता है। तो देखो, स्वास्थ्य मानव को स्वस्थ, सक्रिय और यहाँ पर है शक्तिशाली एवं कार्यकुशल बनाता है। यह सही कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग होता है, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अच्छा स्वास्थ्य एवं मानसिक जागरूकता एक मूल्यवान परिसंपत्ति है जो मानवीय संसाधन को देश के लिए एक संपत्ति बनाती है। आगे देखो, प्रश्न 6 आपको क्या दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं वो आपको बताना है। तो देखो, प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। प्राथमिक में क्या, देखो, प्राइमरी सेक्टर में किस तरह के कार्य आते हैं, कृषि, वन तथा मछली पालन, ये सब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ए देखो, कृषि, वन एवं लट्ठे, मछली पालन, ये सब इसमें आते हैं। और दूसरा देखो, खनन। आगे देखो, यहाँ पर आपके पास है दूसरे में, द्वितीय क्षेत्र में किस तरह के कार्य आते हैं, उत्पादन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि पंजीकृत और गैर पंजीकृत। और दूसरा यहाँ पर देखो, विद्युत, गैस तथा पानी की पूर्ति, ये सब द्वितीयक में आते हैं, ठीक है। और इसमें निर्माण भी आता है, व्यापार, होटल तथा जल पान गृह, ठीक है। आगे देखो, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, क्या आता है आपके पास, परिवहन, भंडार एवं संचार, रेल, अन्य स्रोतों से परिवहन, भंडार, संचार, ये सारी चीज़ें आपके तृतीय के अंदर आती हैं। और ये भी देखो, वित्तीय, बीमा, ठीक है, LIC जो आपने सुना होगा, ठीक है, वास्तविक संपत्ति तथा अव्यावसायिक सेवाएं, जैसे कि बैंक तथा बीमा, वास्तविक संपत्ति का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं। और तीसरा है आपका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे कि सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा तथा अर्ध सरकारी उद्यम, और यहाँ पर है अन्य सेवाएं। उसके बाद देखो, प्रश्न 7 आपके पास है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर होता है आपको बताना। तो देखो, आर्थिक क्रियाएं, और ये जो क्वेश्चन है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो, वह क्रियाएं जो जीविका कमाने के लिए और आर्थिक उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कह लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्रियाएं हम क्या करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, ठीक है, जीविका कमाने के लिए, यानी कि जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ। और इसका उद्देश्य क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और यह क्रियाएं उत्पादन, विनिमय एवं वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित होती है। लोगों का व्यवसाय, पेशा, रोजगार में होना आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और इन क्रियाओं का मूल्यांकन मुद्रा से किया जा सकता है। और गैर आर्थिक होते हैं, जैसे कि देखो, वह क्रियाएं जो भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं, यानी कि इनसे हमें कोई पैसे से या फिर रोजमर्रा की जिंदगी हमारे कोई वैसे मतलब इस तरह का बदलाव नहीं आता, लेकिन ये हमारी भावनाओं से, ठीक है, हमारी मनोवैज्ञानिक तरीकों से ये जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि
और जिनका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता, ठीक है, इनसे हमें पैसा वैसा कुछ कमाना नहीं होता है, लेकिन हम अपनी भावनाओं के लिए करते हैं, ठीक है, इन्हें गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। देखो यह क्रियाएं सामाजिक, सांस्कृतिक, अगर आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक, शैक्षिक एवं सार्वजनिक हित से संबंधित हो सकती है, ठीक है, धर्म पर जो होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे, ये क्या है, हमारी भावनाओं से रिलेटेड है। तो देखो आगे देखो, प्रश्न 8 है आपका, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों से नियोजित होती हैं। तो देखो सामान्य तौर पर महिलाओं को कम मजदूरी का कार्य प्राप्त होता है। अब देखो आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, कहीं पर एक मेल और एक फीमेल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अक्सर होता है कि फीमेल को कम कार्य, कम मतलब वहाँ पर वेतन दिया जाता है, जबकि काम दोनों बराबर कर रहे हैं। तो देखो महिलाएं भौतिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, ठीक है, महिलाएं सामान्य तौर पर शिक्षा और तकनीकी में पिछड़ी हुई हैं। आगे देखो महिलाएं खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती। आगे देखो महिलाओं को कार्य पर सामाजिक प्रतिबंध प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। और आगे देखो महिलाएं दूर स्थित पहाड़ी एवं मरुस्थल क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती, इस कारण उन्हें वहाँ पर कम दिया जाता है, जो कि नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पर गलत है, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के बीच भी, क्योंकि हर व्यक्ति हर तरह का कार्य कर सकता है। अब उसके बाद देखो प्रश्न 9 है हमारे पास, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो देखो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसके अंतर्गत कुशल व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर कार्य करने के इच्छुक होते हैं किंतु कार्य नहीं कर पाते, ठीक है। अब बेरोजगारी उसे कहते हैं जबकि कोई कुशल व्यक्ति होता है जो कार्य को कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा होता है, उसके कारण भी उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसके बावजूद भी उसे कार्य नहीं मिल पा रहा है। आगे देखो प्रश्न 10 है आपके पास, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो ये पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैंने यहाँ पर कॉमास भी लगा रखे हैं, ठीक है। तो देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह अवस्था है जहां श्रमिक का भौतिक सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है और यह अदृश्य होती है और अधिकतम कृषि में मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों में पाई जाती है। फिर देखो मौसमी बेरोजगारी, तो वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार न प्राप्त होना, जैसे कि कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी कहलाती है और यह आय का निरंतर साधन नहीं है, ठीक है। यानी कि मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, अब जिस टाइम पे फसल आपकी उगी होगी, अब देखो पूरे साल भर तो वहाँ पर काम नहीं चलता, ठीक है, कुछ साल के कुछ महीनों में ही वहाँ पर कार्य चल रहा होता है खेतों में, कृषि में। बाकी देखो प्रश्न 11 आपके पास, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। तो देखो शिक्षित बेरोजगारी से मतलब देखो आप, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक कड़ी चुनौती है। लाखों शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, जिनके पास शिक्षा प्राप्त है लेकिन वो बेरोजगार हैं, जिसमें 6,000 डॉक्टर, 78,000 यहाँ पर आप देखो डिप्लोमा इंजीनियर और 22,000 डिग्री इंजीनियर और 33 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट और 38 लाख यहाँ पर आप देखो अंडर ग्रेजुएट और 96 लाख माध्यमिक किए हुए हैं, ठीक है। अगर देखो शिक्षित बेरोजगारी की यह दर कुल श्रम शक्ति में शामिल शिक्षित लोगों की संख्या से अधिक है। एनएसएस के सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षित लोगों में बेरोजगारी 11.9% थी, जिसमें 6.1% कुल श्रम शक्ति का है। आगे देखो, अब देखो अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित और यहाँ पर आप देखो मानव शक्ति को प्रदर्शित करता है। बेरोजगारी सदैव बुरी है किंतु यह हमारे शिक्षित युवाओं की स्थिति में एक अभिशाप है। हम अपने कुशल दिमाग का उपयोग करने योग्य नहीं होते। अब देखो प्रश्न 12 है इसके बाद आपके पास, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार से के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है, ठीक है। अब यानी कि आपके हिसाब से भारत किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ पर बना सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोजगार भारत में मिल सकता है। तो देखो भारत सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। भूमि की अपनी सीमाएं होती हैं और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब देखो भूमि क्या होती है, जो सिमटी हुई होती है, ठीक है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते भूमि को। उद्योग को अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है और जिसकी हम सरलता से आपूर्ति नहीं कर सकते। अब देखो हमारी जनसंख्या अधिक है और जिसे उचित शिक्षा, पेशेवर गुणवत्ता एवं कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता है और इस प्रकार के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है और उन्हें किसी भी देश में अपनाया जा सकता है। अब इसी में देखो प्रश्न 13 आपको दिया है आगे, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए उपाय सुझा सकते हैं। तो देखो किस तरह के उपाय आप यहाँ पर सुझा सकते हैं। उत्तर में आप लिखोगे, शिक्षा जो लोगों की उत्पादकता में वृद्धि का कार्य करती है एक अभिशाप सिद्ध होती है। जब यह शिक्षित लोग कार्य प्राप्त नहीं करते, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। जैसे कि देखो वो कार्य क्या हो सकते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली को यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नॉन कहा गया है, ठीक है। शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर आप देखो कार्य यानी कि जॉब ओरिएंटेड उद्देश्य एवं आवश्यकता अनुसार होना चाहिए।
उच्च स्तर तक सामान्य शिक्षा होनी चाहिए और इसके पश्चात विभिन्न शैक्षिक शाखाएं प्रशिक्षण के साथ प्रारंभ करनी चाहिए। इसके बाद देखो प्रश्न 14 है आपके पास, क्या आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया। यानी कि अब देखो आपको बताना है यहाँ पर कि कोई ऐसा गांव जहाँ पर पहले कोई रोजगार नहीं था, आप ऐसा कल्पना करना है, ठीक है, आपको ऐसे बताना नहीं है रियल में ढूंढ के आपको, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पर बहुत सारा रोजगार मिलने लग गया है। ठीक है, तो देखो हाँ हम कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जिनके पास प्रारंभ में कोई रोजगार, यहाँ पर आप देखो रोजगार कर नहीं, यहाँ पर आपका आएगा रोजगार का अवसर न था किंतु बाद में कई अवसर पैदा हो गए। ठीक है, इसे गांव के लोगों की शिक्षा प्रदान करके संभव बनाया गया और शिक्षित लोगों को अध्यापन पेशे में यहाँ पर आप देखो रख लिया गया। लड़कियों ने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया और दर्जी का कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखो गांव के लड़के कृषि इंजीनियर बन गए और कृषि को क्रांतिकारी बनाया। इसने उत्पादन एवं विपणन दानों और आप देखो दानों यहाँ पर दोनों, ठीक है, अधिवेशों के लिए वृद्धि की। यह सभी कार्य मानवीय संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि करके प्राप्त किए गए। अब आगे देखो प्रश्न 15 है आपके पास, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको बताने की किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है, और क्यों क्यों मानते हैं ये भी आपको बताना है। तो देखो उत्तर, हम मानवीय पूंजी को उत्तम मानते हैं क्योंकि भूमि स्थायी है और जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अब मानवीय पूंजी में क्या है, देखो भूमि तो स्थायी है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन भौतिक पूंजी मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और इसे एक निश्चित सीमा के पश्चात बढ़ाया नहीं जा सकता। मानवीय पूंजी को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और इसके प्रतिफल को कई बार गुणा किया जा सकता है। भौतिक पूंजी का निर्माण, प्रबंध एवं नियंत्रण मानवीय पूंजी द्वारा किया जाता है। आगे देखो, मानव पूंजी केवल स्वयं के लिए कार्य नहीं करती बल्कि अन्य संसाधनों को भी क्रियाशील बनाती है। मानवीय पूंजी उत्पादन का एक अभाज्य यानी कि इंडिस्पेंसेबल साधन है। ठीक है, अभाज्य जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्लास 9 देखो आपके यहाँ पर इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। आप सिंपली चैप्टर का नेम लिखे बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।